नमस्कार, मेरा नाम रॉक्सी परवीन है और आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। नमस्कार, आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 में अध्याय 3 को देखेंगे, जिसमें अध्याय का नाम है हमारा संविधान निर्माण। इससे संबंधित हम प्रश्न और उत्तर को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है कि नीचे कुछ गलत वाक्य दिए गए हैं, यानी कि जो वाक्य है क ख ग ये वाक्य है और इसमें बताया गया है कि कुछ गलत वाक्य दिए गए हैं। हर एक में की गई गलती को यहाँ पर पहचानना है और इस अध्याय के आधार पर उसको ठीक करके लिखना है। तो हमारा अध्याय का नाम है संविधान निर्माण। तो उसी आधार पर यहाँ पर प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न क है, स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो या नहीं, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था। तो हम देखेंगे कि 1947 के पहले भारत में अंग्रेजों का शासन था। उन्होंने भारत का बहुत गलत तरीके से शोषण किया। इस शोषण से मुक्ति पाने के लिए हमारे नेताओं ने संघर्ष और आंदोलन किए और उसके बाद उनको सफलता मिली। तो उनका उद्देश्य था कि स्वतंत्रता के बाद हमारा देश लोकतांत्रिक हो। इस टारगेट को वो लेकर अपना संघर्ष और आंदोलन में लगे हुए थे। तो इसके उत्तर में हम देखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था, यानी कि उनका ये टारगेट था कि स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो। ख नंबर है, भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान में कही गई हर एक बात पर सहमत थे। संविधान निर्माण के समय कई सभाएं हुई जिसमें अलग अलग सदस्य शामिल थे। और जब अलग अलग सदस्य शामिल होंगे तो आवश्यक है कि उनका विचार भी अलग होगा। तो इसके उत्तर में हम देखेंगे कि संविधान सभा के अलग अलग सदस्यों के विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचार था, किंतु उन्होंने अपने मतभेद सुलझा लिए। जो अलग अलग विचार था उसको उन्होंने सुलझा लिया और संविधान के मूलभूत सिद्धांतों पर एक समान राय उन्होंने रखी। ग नंबर है, जिन देश में संविधान है वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही होगी। तो जिस देश में लोकतंत्र है उसमें संविधान होना ही चाहिए, यानी कि जिस देश में संविधान है वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था भी होगी ही। घ नंबर है, संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, इसलिए इसमें बदलाव ही होगी। संविधान को देश का सबसे ऊंचा कानून, सर्वोच्च कानून माना जाता है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार संविधान में बदलाव करना भी पड़ता है, जिसमें हम देखते हैं कि उस संविधान में संशोधन किया जाता है। तो यदि संविधान में संशोधन करना पड़ता है तो उसके लिए संसद के 2/3 सदस्यों का बहुमत होना जरूरी होता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देशों का, ख स्त्रियों और पुरुषों का, ग गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यक का, और घ रंगीन चमड़े वाले बहुसंख्यक और अश्वेत अल्पसंख्यक का। तो वहां पर हम देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में रंग को लेकर काफी भेदभाव किया जाता था, यानी कि रंगीन चमड़े यानी गोरे लोग जो थे उनकी संख्या अधिक थी और जो अश्वेत काले लोग थे उनकी संख्या काफी कम थी। तो ऐसे में जो रंगीन चमड़े वाले गोरे लोग थे वो अश्वेत लोग का काफी शोषण करते थे। तो वहां पर लोकतांत्रिक संविधान बनाने का मेन रीजन यही था, ताकि इससे छुटकारा पाया जा सके और लोगों को समानता का दर्जा प्राप्त हो और किसी तरह का कंट्री में शोषण ना हो किसी भी चीज को लेकर। प्रश्न 3 है, लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता? तो क नंबर है शासन प्रमुख के अधिकार। लोकतांत्रिक संविधान में तो शासन प्रमुख के अधिकार होते हैं, शासन प्रमुख का नाम नहीं होता।
यानी कि अगले शासन के लिए कौन नेता चुने जाएंगे ऐसा कोई निश्चित नहीं होता। विधायिका का अधिकार निश्चित होता है संविधान में, और देश का नाम भी निश्चित होता है कि जिस देश का संविधान होता है तो उस देश का नाम वहां पर होता ही है। प्रश्न 4 है, संविधान निर्माण में इन नेताओं और उनकी भूमिका को यहाँ पर मेल बैठाना है। तो मोतीलाल नेहरू का नंबर तो हो जाएगा 4 नंबर। 1928 में भारत का संविधान बनाने में उनका योगदान रहा। भीमराव अंबेडकर का हो जाएगा प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद का हो जाएगा संविधान सभा के अध्यक्ष, और सरोजिनी नायडू का हो जाएगा संविधान सभा के सदस्य। प्रश्न 5 है, जवाहरलाल नेहरू के नियति के साथ साक्षात्कार वाले भाषण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब दें। का नंबर है, नेहरू ने क्यों कहा कि भारत का भविष्य सुस्ताने और आराम करने का नहीं है। तो नेहरू ने ये शब्द प्रयोग किए पूरी तरह या पूरे तरीके से नहीं, क्योंकि उनके अनुसार उन्होंने जो काम पूरा करने का बीड़ा उठाया था वह अभी भी पूरा नहीं था, वो अधूरा नहीं था। इसलिए वो कहते हैं कि अभी जो समय है सुस्ताने और आराम करने का नहीं है। नेहरू जी भारत के लिए बहुत ही अच्छा संविधान बनाना चाहते थे, जिससे कि सभी को सम्मान मिले, समान दर्जा से देखा जाए और किसी को किसी तरह का कंट्री में शोषण ना हो। खा नंबर है, नए भारत के सपने किस तरह विश्व से जुड़े हुए हैं। तो हम देखते हैं कि एकता में अनेकता के साथ पूरा विश्व को एक समुदाय मानने का प्रयास किया जाता है, लोगों को एकता के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाता है ताकि सभी लोग मिलजुल कर आपस में रहें। ग नंबर है, वे संविधान निर्माताओं से क्या शपथ चाहते थे नेहरू जी। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, वे भारत के संविधान निर्माता से चाहते थे वह यह थी कि वे अपना जीवन भारत, भारतीय लोगों और व्यापक स्तर पर मानवता की सेवा को अर्पित कर दें। यानी कि अपना जीवन, व्यक्ति अपना जीवन भारत यानी कि देश के प्रति, भारतीय लोगों यानी कि देश में जितने लोग हैं उन लोगों के प्रति, और व्यापक स्तर पर मानवता की सेवा यानी कि मानव की सेवा, उनका सहयोग और आपस में मिलजुल कर लोग रहें, ये चाहते थे नेहरू जी। घ नंबर है, हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की कामना हर आंख से आंसू पोंछने की है। वे इस कथन में किसका जिक्र कर रहे थे। तो वे इसमें महात्मा गांधी की जिक्र कर रहे थे। प्रश्न 6 है, हमारे संविधान को दिशा देने वाले ये कुछ मूल्य हैं और उनके अर्थ हैं, उन्हें आपस में मिलाकर दोबारा लिखने को यहाँ पर बोला गया है। तो संप्रभुता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा नंबर, फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास इसमें होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल में जनमत देख सकते हैं, लोगों को सरकार चुनने का अधिकार है। दूसरा ख नंबर है गणतंत्र, तो इसका हो जाएगा गणतंत्र में शासन प्रमुख एक चुना हुआ व्यक्ति होता है, यानी कि लोग चुनते हैं। बंधुत्व में हो जाएगा लोगों को आपस में परिवार की तरह रहना, और धर्मनिरपेक्षता में हो जाएगा सरकार किसी धर्म के निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं करेगी। यानी कि हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि भारत में अनेक धर्म के लोग रहते हैं, तो यहाँ पर सरकार यह नहीं करेगी कि हिंदू वर्ग या मुस्लिम वर्ग जो भी हैं वो जो कहेंगे उसी को माने। तो इसके उत्तर में हो जाएगा कि सरकार किसी धर्म के निर्देश के अनुसार कार्य नहीं करेगी, वो धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करती है। भारत में धर्मनिरपेक्षता को महत्व दिया गया है, यानी कि यहाँ पर कंट्री किसी भी धर्म का विशेष रूप से समर्थन नहीं करती, बल्कि सभी धर्म को समान दर्जा देती है।
सभी धर्मों का सम्मान करती है। तो प्रश्न 7 है, कुछ दिन पहले नेपाल से आपके एक मित्र ने वहाँ की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपको पत्र लिखा था, यानी कि राज्य की स्थिति के बारे में, नेपाल के बारे में। वहाँ अनेक राजनीतिक पार्टियां राजा के शासन का विरोध कर रही थी। उस समय नेपाल में राजा का शासन था और वहाँ पर राजनीतिक पार्टी जो थी वो राजा के शासन का विरोध कर रही थी, उससे खुश नहीं थे। उनमें से कुछ का कहना था कि राजा द्वारा दिए गए मौजूदा संविधान में ही संशोधन करके चुने हुए प्रतिनिधियों को ज़्यादा अधिकार दिए जा सकते हैं। अन्य पार्टी नया गणतांत्रिक संविधान बनाने के लिए नई संविधान सभा गठित करने की मांग कर रही थी। नया संविधान सभा गठित करने की मांग कर रही थी। इस विषय में अपनी राय बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखें। तो इसके उत्तर में देखेंगे कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को और अधिक शक्तियां देने के लिए संविधान में संशोधन की मांग, गणतंत्रात्मक संविधान लिखने के लिए एक नई संविधान सभा और राजा के शासन का विरोध यह दर्शाता है कि लोग लोकतंत्र के पक्ष में हैं और राजतंत्रात्मक शासन को अपने देश से उखाड़ फेंकना चाहते थे। वह राजशाही शासन से खुश नहीं थे और देश में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना करना चाहते थे। प्रश्न 8 है, भारत के लोकतंत्र के स्वरूप के विकास के प्रमुख कारणों के बारे में कुछ अलग अलग विचार इस प्रकार हैं। आप इनमें से हर कथन को भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण कारण मानते हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शन है। अंग्रेज शासकों ने भारत को उपहार के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था दी। हमने ब्रिटिश हुकूमत के समय बनी प्रांतीय असेंबली के जरिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करने का प्रशिक्षण पाया। ख नंबर है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम ने औपनिवेशिक शोषण और भारतीय लोगों को तरह तरह की आज़ादी न दिए जाने का विरोध किया। ऐसे में स्वतंत्र भारत को लोकतांत्रिक होना ही था। ग नंबर है, हमारे राष्ट्रवादी नेताओं की आस्था लोकतंत्र में थी। अनेक नव स्वतंत्र राष्ट्रों में लोकतंत्र का ना आना हमारे नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। तो इसके उत्तर में हम देखेंगे कि मैं ऊपर दिए गए बिंदुओं को समान महत्व दूंगी। पहला बिंदु दर्शाता है कि ब्रिटिश शासन ने हमें लोकतंत्र के लिए आदर्श और प्रेरणा उपलब्ध कराई, यानी कि जो ऑप्शन दिया गया है उसी के अनुसार हम यहाँ पर उत्तर देंगे। दूसरे बिंदु ने आत्मविश्वास के साथ पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधा। और तीसरा बिंदु दर्शाता है कि हमारे नेताओं ने लोकतंत्र का निर्माण ऐसे तरीके से किया है कि यह पूरे देश के लिए एक आदर्श बन गया। प्रश्न 9 है, 1912 में प्रकाशित विवाहित महिलाओं के लिए आचरण पुस्तक के निम्नलिखित अंश को पढ़ें। इसमें है कि ईश्वर ने औरत जाति को शारीरिक और भावनात्मक दोनों ही तरह से ज्यादा नाजुक बनाया है, यानी कि कमजोर बनाया है। उन्हें आत्मरक्षा के भी योग्य नहीं बनाया है, यानी कि वो अपना सुरक्षा खुद नहीं कर सकती। ऐसा आचरण पुस्तक में कुछ अंश दिया गया है। इसलिए ईश्वर ने ही उन्हें जीवन भर पुरुषों के संरक्षण में रहने का भाग दिया है। कभी वह पिता के, कभी पति के और कभी पुत्र के अधीन रहती हैं। इसलिए महिलाओं को निराश होने की जगह इस बात से अनुग्रहित होना चाहिए कि वे अपने आप को पुरुषों की सेवा में समर्पित कर सकती हैं। ऐसा इसमें लिखा गया है कि वो कमजोर है महिलाएं, वो हमेशा दूसरे पर निर्भर रहती हैं, कभी पिता पे, कभी पति पे और कभी पुत्र पे। इसमें महिलाओं को पुरुषों के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए, पुरुषों की सेवा के प्रति। क्या इस अनुच्छेद में व्यक्त मूल संविधान के दर्शन से मेल खाता है या वे संवैधानिक मूल्य के खिलाफ है? तो ये संवैधानिक मूल्य के खिलाफ है, क्योंकि संविधान द्वारा सभी को समान दर्जा दिया गया है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। इसमें समानता की बात की गई है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा गया है कि वो काफ़ी कमज़ोर होती हैं पुरुषों की अपेक्षा, शारीरिक और भावनात्मक रूप से। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
वर्तमान में हम देख सकते हैं कि स्त्रियां हर एक क्षेत्र में आगे हैं। वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रही हैं। इस प्रकार इसके उत्तर में देखेंगे कि दिया गया जो पैरा है आंशिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है। यह लिंग भेद के विचार को बढ़ावा देता है। यहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है लिंग के आधार पर, पुरुष और महिलाओं के बीच भेदभाव किया जा रहा है। महिलाओं को यहाँ पर निम्न दर्जा दिया गया है। यह संविधान द्वारा प्रचारित समानता की भावना के विपरीत है। प्रश्न 10 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या आप उनसे सहमत हैं? अपने कारण भी बताएं। अगर सहमत हैं तो कारण भी बताएं और नहीं सहमत हैं उसका भी कारण बताएं। क नंबर है, संविधान के नियमों की हैसियत किसी भी अन्य कानून के बराबर है। तो इसके उत्तर में देखेंगे कि सही है। संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है। यह किसी लोकतांत्रिक देश की नींव है। संविधान में वर्णित किए गए कानून पर अन्य सभी कानूनों का निर्माण किया जाता है। अतः इसका अर्थ यह है कि संवैधानिक कानूनों को भी वही या उससे भी अधिक हैसियत प्राप्त है जो देश के अन्य कानून की है। ख नंबर देखेंगे कि संविधान बताता है कि शासन व्यवस्था के विविध अंगों का गठन किस तरह होगा। तो इसके उत्तर में देखेंगे हम, यहाँ पर सत्य हो जाएगा, संविधान सरकार निर्माण का ढांचा निर्धारित करता है। यह सरकार के विभिन्न अंग, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं विधायिका के गठन एवं इनके कार्यों को विस्तार सहित परिभाषित करता है। अब ग नंबर देखेंगे हम, नागरिक के अधिकार और सरकार की सत्ता की सीमाओं का उल्लेख भी संविधान में स्पष्ट रूप में है। तो इसके उत्तर में हो जाएगा ग नंबर, सत्य है। संविधान में देश के सभी नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार निर्धारित किए गए हैं। 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इन अधिकारों की न्यायालय में मांग की जा सकती है। अगर किसी व्यक्ति का किसी तरह का शोषण होता है या हानि पहुंचता है तो वो मौलिक अधिकार की मांग कर सकता है न्यायालय में जाकर। सरकार के विभिन्न अंगों का ढांचा बनाने एवं उन्हें उनके कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र बनाते हुए फिर भी प्रत्येक अंग को अन्य अंग के नियंत्रण में रखते हुए संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सरकार द्वारा प्रयोग की जा रही शक्तियां पूरी तरह सीमाओं में है। और लास्ट प्रश्न है हमारा, संविधान संस्था की चर्चा करता है, संस्थाओं की चर्चा करता है। संविधान जो है संस्थाओं की चर्चा करता है, उसका मूल्यों से कुछ लेना देना नहीं है। तो क्या ये सही है? उसका मूल्यों से कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पर, तो ये गलत है। संविधान सरकार की विभिन्न संस्थाओं के गठन एवं कार्यों को निर्धारित करता है ताकि इन संस्थाओं को चलाने के लिए ढांचा एवं नियम उपलब्ध हो सके। यद्यपि ऐसे कानून एवं ढांचा को उपलब्ध कराते समय लोकतांत्रिक सिद्धांत एवं मूल्य इसका मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए एक संविधान मूल्यों के बारे में भी चर्चा करता है क्योंकि यह मूल्य पर आधारित संस्थाओं के बारे में है। तो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।